विमेन एम्पावरमेंट, ये शब्द आपने सुना होगा कई जगह। आज के समय में कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। अब महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है। इसलिए महिलाओं को किस बात का आरक्षण चाहिए? एक तो वो कहती हैं कि वो पुरुष के बराबर है और फिर उनको आरक्षण भी चाहिए। इस तरीके की कई बातें आप आए दिन सुनते होंगे, लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। लोग डरते हैं बात करते हुए, लोगों को शर्म आती है सामने से उस बारे में बात करते हुए। अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसमें आलिया भट्ट ने जिस तरीके की एक्टिंग की थी उसकी तारीफ काफी की गई थी। स्टोरी लाइन भी अच्छी थी क्योंकि वो एक रियलिटी पे बेस्ड थी। ऐसे ही मैं कहानी आपको एक लड़की की सुनाने जा रही हूँ जो बेंगलोर में रहती थी। बेंगलोर जैसी हाईटेक सिटी में वहां से निकलकर कैसे वो एक सेक्स वर्कर बनी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अभी भी हमारे समाज में कई जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। वो कहां से निकलती हैं और कहां पहुंच जाती हैं उनको खुद नहीं पता चलता। उनके शरीर का आज भी सौदा होता है। ऐसी कई जगह हैं हमारे ही देश में। एक महिला की मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, तो उनको एड्रेस करने के लिए मैं उनका नाम आपको यहाँ पर किरण बता रही हूँ। हालांकि उनका असली नाम किरण नहीं है। क्या नाम है उनका, क्या पहचान है उनकी, उन्होंने इसको बताने से मना किया है। वो इसको छुपा के रखना चाहती हैं क्योंकि उनकी पिछली जिंदगी जैसी थी अब उससे वो आगे निकल चुकी हैं। उनका परिवार है, उनका बच्चा है, वो उसके साथ रहती हैं और अब एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन जहां से वो निकली है वो जगह उनके लिए इतनी डरावनी थी कि आज भी अगर वो उसके बारे में बात करती है तो उनकी रूह कांप उठती है। किरण बेंगलोर में रहती थी। बेंगलोर में ज्यादा इनका परिवार अच्छा नहीं था, ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बेंगलोर में उनके साथ रहती थी। फैमिली की हालत काफी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से माँ भी उनकी काम करती थी और किरण काफी छोटी थी। उनसे भी छोटा एक उनका छोटा भाई था और उनके जो फादर थे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके चलते वो पैसे परिवार में नहीं देते थे, बल्कि जिस दूसरी औरत से वो प्यार करते थे या उनके साथ रहते थे तो सारा पैसा जो भी वो कमाते थे वो उनको देते थे, ना कि किरण की फैमिली में वो एक भी पैसा देते थे। उनकी माँ जो भी घरों में काम करती थी या इधर उधर कोई भी काम करती थी, वहां से जो भी उनको पैसे मिलते थे उससे वो अपने बच्चों का पेट पालती थी और उनको पढ़ाती थी। अब एक समय ऐसा आता है जब किरण की माँ काफी बीमार रहने लगती है, तो वो किरण से कहती है कि बेटा अब तुमको भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए क्योंकि परिवार का खर्चा नहीं चल रहा, दवाइयों का भी खर्चा है, तुम्हारे भाई को भी पढ़ाना है और मैंने तुमको इतना पढ़ा दिया है कि तुम इस लायक हो गई हो कि तुम कुछ ना कुछ कर सको। उस वक्त किरण 16 साल की होती है। किरण बेंगलोर में निकल जाती है किसी नौकरी की तलाश के लिए। उसको सिर्फ 2 ही भाषा आती हैं, एक कन्नड़ा और दूसरी तेलुगु। ये दोनों ही भाषा आती हैं। उसको ना तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है। वो नौकरी की तलाश में निकल जाती है, सिर्फ 16 साल की उम्र। आप समझिए, जब बच्चे पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये इतनी छोटी उम्र में बच्चों को नहीं पता होता है। वैसा ही किरण के साथ भी था। और सबसे ज्यादा किरण की दिक्कत ये थी कि उसको ना तो हिंदी आती थी ना तो इंग्लिश आती थी। आज भी ये रियलिटी है कि कई जगह हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है और जो दूसरी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है इंग्लिश। हमारे नॉर्थ में कोई भी कन्नड़ा या फिर तेलुगु नहीं बोलता और साउथ में भी कन्नड़ा और तेलुगु का यूज होता है, पर इतना ज्यादा नहीं। जो लोग बाहर से आते हैं वो कन्नड़ा या तेलुगु नहीं बोलते हैं, वो या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ जो है उसका किरण का सामना होता है और वो व्यक्ति किरण से कहता है कि मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा। वो इस बात को इंग्लिश में कहता है कि मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा 2000 पर डे। किरण के लिए उस वक्त ये अमाउंट बहुत होता है क्योंकि 2000 पर डे उस हालत में मिलना, जब आपके पास खाने के भी लाले पड़े हों, तो उस वक्त इतना अमाउंट भी आपको बहुत लगता है। और 2000 पर डे अमाउंट, चाहे आपके पास खाने को हो या ना हो या आप एक अच्छी जॉब भी कर रहे हो, तो 2000 पर डे आज भी ये अमाउंट मायने रखता है। तो किरण के लिए उस वक्त वो रकम बहुत बड़ी थी। तो किरण को उस वक्त ऐसा लगा कि जरूर कोई ऐसा काम होगा जिसमें मुझे मेहनत तो करनी होगी, लेकिन हाँ 2000 पर डे अगर मुझे मिलेंगे तो इससे मेरे फैमिली का खर्चा चल जाएगा, मेरी माँ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं अपने भाई को भी पढ़ा लूंगी।
तो उसने अपने परिवार को मद्देनजर रखते हुए इस नौकरी के लिए उसने हाँ बोल दिया। हालांकि जो आदमी था उसने इंग्लिश में सारी बातें कही, उसने ये नहीं बताया कि आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, उसने सीधे पैसे की बात बताई। किरण का कहना था कि वो उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि किरण कहती है कि साउथ में जब आपको कोई व्यक्ति मिलता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा किरण को लगता था। एक तो बाली उम्र, किरण को ज्यादा समझ नहीं थी, तो उसको लगा कि वो व्यक्ति हो सकता है उसकी हालत पे तरस खा गया हो या कोई भी बात हो, उसको जरूरत हो किसी इंसान की, तो इसलिए वो उसको नौकरी दिलवा रहा है। अब वो जो व्यक्ति होता है वो किरण से कहता है कि चलिए मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूँ, दिल्ली में आपके लिए नौकरी है और आपको 2000 पर डे वहां पर मिलेंगे। तो टूटी फूटी इंग्लिश किरण समझ पाती है, जैसे कि दिल्ली समझ पाती है, 2000 पर डे समझ पाती है, लेकिन बाकी वो बात क्या कहता है किरण को समझ में नहीं आती है। किरण अब उस अनजान व्यक्ति के साथ बैंगलोर से दिल्ली आ जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी वो व्यक्ति किरण को कहां पर ले जाकर छोड़ देता है। वो व्यक्ति किरण को दिल्ली में जेबी रोड ले जाके छोड़ देता है। अगर आपने जेबी रोड का नाम कभी सुना होगा तो आपको पता होगा कि जेबी रोड एक रेड लाइट एरिया है दिल्ली का। वो वहां पर किरण को ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद जो इलाके में जो वहां पर महिलाएं होती हैं, जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट का काम करती हैं, तो इसी तरीके से वहां पर जो महिलाएं होती हैं वो एक तरीके की रिसेप्शनिस्ट हम उनको कह सकते हैं। अब एक्चुअल वर्ड क्या एड्रेस करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो रिसेप्शनिस्ट उनको कह सकते हैं। तो उनके हाथों जाके वो उस लड़की को सौंप देता है और कहता है कि ये लड़की काम करने के लिए तैयार है। अभी भी किरण को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसको काम क्या करना है, और उसको ये भी नहीं पता था कि दिल्ली के जिस एरिया में उसको छोड़ा गया है वो एक दिल्ली का मशहूर रेड लाइट एरिया है। अब वो जो महिला होती है वो उससे कहती है कि उसको सारा काम समझाना शुरू करती है। तो किरण कहती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा होता है। किरण घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। लेकिन जिस महिला के हाथों किरण को बेचा गया होता है वो महिला कहती है कि अब आपके पैसे मैंने जो आपको बेच के गया है जो लड़का, उसको मैंने दे दिए हैं। किरण कहती है, पहली बात तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। किरण कहती है कि वो अपनी भाषा में बोलती है कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। उसके बाद वो महिला वहां पर एक ऐसी लड़की को लेके आती है जो कन्नड़ा जानती है, जो हिंदी भी जानती है और इंग्लिश भी जानती है। तो वो किरण को उसी की भाषा में समझाती है कि तुमको यहाँ पर 10,000 रुपए में बेच दिया गया है। किरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किरण का सोचना ये होता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसका परिवार चल सके। वो कोई सेक्स वर्कर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किरण को वहां पर बेच दिया जाता है। और उसके बाद किरण की जो जिंदगी होती है वो जब किरण बताती है तो किरण के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिल दहल जाता है। किरण बताती है कि जब उनको वहां पर छोड़ा जाता है तब डेली उनको 150 से 160 आदमियों को अटेंड करना होता है और वो मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि 10,000 रुपए एक महिला ने किरण के दिए होते हैं। किरण को जिस आदमी ने बेचा होता है वो 10,000 रुपए लेके जाता है, तो इसलिए किरण मना भी नहीं कर सकती, वो उस एरिया से भाग भी नहीं सकती। ऐसे ही 7 साल बीतते चले जाते हैं और किरण वहीं पर कैद होकर रह जाती हैं। किरण बताती हैं कि अगर वो कभी भी मुंह बनाती हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको चाकू से उनके जगह जगह उनको काटा जाता है और उनको खाना नहीं दिया जाता, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी हो तो शायद आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि किरण के साथ क्या होता था। किरण कहती है कि अगर वो पानी मांगती हैं तो उनको पानी नहीं दिया जाता, वो अगर पैसे मांगती हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते। ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं। तो दिन में बताते हुए उनके आंसू निकल आते हैं कि वो दिन में 150 से 160 आदमियों को अटेंड करती हैं और ये मिनिमम नंबर होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो इतना उनको अटेंड ही करना होता है। साल बीतते चले जाते हैं और वहां पर वो काफी जब समय उनको हो जाता है तब वो एक महिला से कहती हैं कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर पर कुछ पैसे देने हैं, मेरी माँ बीमार है। तो किरण सोचती है कि अब वो इतना ज़्यादा उनसे अच्छा व्यवहार बना लेती हैं, वो इतना ट्रस्टवर्दी पर्सन हो जाती हैं उस महिला के लिए कि उसको यकीन दिला पाती हैं कि मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगी 3-4 दिनों के लिए, बस मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे पैसे देने हैं। और किरण इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं कि उस महिला को यकीन दिलाती हैं। किरण कहती हैं
कि मुझे अब इस काम में मजा आने लगा है, इसलिए अब मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी। ये किरण के ही शब्द होते हैं। तब उस महिला को यकीन आता है कि हाँ, किरण वापस लौट के आएगी। तो वो महिला किरण को कुछ पैसे देती है, जिससे किरण अपने घर जाती है। किरण को कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत होते हैं। किरण अपने घर जाती है, तब पता चलता है कि उसके फैमिली वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जला चुके होते हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि घर वालों को लगता है कि किरण मर चुकी है, किरण का किसी ने अपहरण कर लिया है या फिर किरण मर चुकी है, अब वो वापस लौट के नहीं आएगी। तो उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और उसका भाई होता है। अब भाई इस लायक हो गया होता है कि उसकी शादी करानी होती है। तब जब उसकी माँ पूछती है कि किरण कहाँ थी, जब उसके रिश्तेदार पूछते हैं किरण थी कहाँ इतने टाइम तक, कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो किरण बताती है कि वो दिल्ली में एक नौकरी कर रही थी। वो नहीं बताती है कि वो जेबी रोड रेड लाइट एरिया में एक सेक्स वर्कर थी, क्योंकि इस समाज के लिए आज भी एक सेक्स वर्कर एक्सेप्ट करना ना के बराबर है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी लड़की किस एरिया से आ रही है, कहाँ पर वो क्या काम करती थी। तो वैसे ही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी किरण को भी। किरण ने कहा कि मैं एक अच्छी नौकरी करती थी। उसके बाद किरण अपने भाई की शादी कराती है, वो लोन लेके आती है और उसके पास लोन इतना ज़्यादा हो जाता है और इतना वक्त बीत जाता है कि किरण के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है दोबारा अपनी मर्जी से उस एरिया में जाने के अलावा। किरण उस एरिया में अपनी मर्जी से दोबारा 3-4 दिनों के बाद जो है फिर से जाती है वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोन लेती है, अपने भाई की शादी कराती है, उसके बाद फिर से वो उस एरिया में जाती है और वही काम शुरू कर देती है जो उसने ना चाहते हुए भी किया था। अब किरण को एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। तो किरण कहती है कि उनका बिल्कुल भी ये दिल गवाही नहीं देता है कि वो उस बच्चे को मार डाले। किरण उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आती हैं, उनको जन्म देती हैं उस बच्चे को, और अब बच्चे के साथ उनका एक लगाव हो जाता है। उनको लगता है कि अब ये बच्चा ही मेरा परिवार है, तो वो अपने बच्चे के साथ उस एरिया में रहने लगती हैं। उसका जो लड़का होता है वो फिजिकली थोड़ा डिसेबल होता है, उसको हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको बोलने में भी दिक्कत होती है, तो उसका भी इलाज अब हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है। किरण के पास पैसों की अब धीरे धीरे कमी होने लगती है, क्योंकि किरण बताती है कि जब मेरा एक बच्चा हो गया और लोगों को पता चला कि मैं माँ बन चुकी हूँ, तो लोग मेरे पास फिर नहीं आते थे। उनका जो काम था जेबी रोड रेड लाइट एरिया में वो कम हो जाता है, उनके पास फिर से पैसे की दिक्कत होने लगती है। किरण कहती है कि जब लोग, उनका लड़का जब 5 से 6 साल का हुआ तो वो अपने बेटे को, ऊपर कोई रूम होगा जिसमें वो छोड़ के आती होंगी, तो लोग उनके बेटे को मारते थे। जो भी आदमी आते थे, जब उनके बेटे को देखते थे कि किरण का कोई बेटा है, तो उसको मारते थे, पीटते थे। किरण को भी मारते थे कि आखिर तुमने किसी बच्चे को जन्म क्यों दिया, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं है। इस तरीके की चीज़ें किरण के साथ होती थी। उसके बाद किरण अपने बच्चे को रस्सी से बांधकर, जहाँ पर भी वो काम करती थी वहाँ पर रस्सी से बांधकर अपने बच्चे को रखती थी, ताकि उसका बच्चा उसकी नज़रों के सामने रहे और कोई भी उसके बच्चे को मारे ना। किरण कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने माँ बनकर बहुत बड़ी गलती की है और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं माँ बनी। वो अपने आप को कोसती थी कि मैं इस बच्चे को मार डालूं, ये तक ख्याल आ गया था उनके मन में एक बार अपने बच्चे को देखते हुए। वो जब वो ये स्टोरी सुना रही होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चे को मार डाले। फिर किरण कहती है कि मुझे जेबी रोड में एक सब इंस्पेक्टर के बारे में पता चलता है। ये वही सब इंस्पेक्टर हैं किरण शेट्टी, जिन्होंने 14 अगस्त 2022 में एक चोर को पकड़ा था, उसकी धुनाई की थी। और किरण शेट्टी को महिलाओं का मसीहा कहा जाता है। किरण शेट्टी आज भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं और 8 लाख से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने सेल्फ डिफेंस सिखाया है। तो किरण शेट्टी का नाम वो बताती हैं किरण कि मैंने किरण शेट्टी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका नाम सुना होता है, तो मैं उनसे जाके मिलती हूँ। लेकिन अभी भी किरण डरी होती है कि पता नहीं है जो सब इंस्पेक्टर हैं ये भी कहीं इनका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि वो कहती है सोसाइटी में मुझे जो भी मिलता है मुझे सब एक ही जैसे लगते हैं। तो किरण जाकर उन सब इंस्पेक्टर से मदद मांगती हैं। वो सब इंस्पेक्टर किरण की मदद करती हैं उनको एक नौकरी दिलाने में। और किरण कहती हैं ऐसे ही मैं धीरे धीरे मैं नौकरी करती हूँ, मैं चीज़ों को सीखती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, और मुझे जब पे स्लिप मिलने लगती है तो उसके बेसिस पर लोन भी मिल जाता है। तो मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पा रही हूँ अब, और अब उसका ट्रीटमेंट भी करा पा रही हूँ। तो किरण
जो बेंगलोर में नौकरी ढूंढना चाहती थी और वो किस तरीके से रेड लाइट एरिया आ जाती हैं, उसके बाद उनका बच्चा भी हो जाता है और उसके बाद उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि सेक्स वर्किंग आज भी इंडिया में लीगल नहीं है, हालांकि ये इलीगल भी नहीं है। इसको लेकर काफी रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। ये ऐसी जगह है जहां पर सेक्स वर्किंग लीगल मानी जाती है। अफगानिस्तान, मोरक्को जैसी जगह में ये इलीगल मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो ये लीगल है और ना ही ये इलीगल है, यानी कि यहाँ पर आज भी सेक्स वर्कर उन बीच की कैटेगरी में फंसे हुए हैं। ना तो वो चैन से सांस ले सकते हैं, ना तो लोगों को खुलकर अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, ना तो सरकार उनके लिए खुलकर कुछ कर रही है। और आज भी वो इसी दबाव में जीती हैं कि वो जो कर रही हैं वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से लाखों लोग, लाखों सेक्स वर्कर अपनी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद कर लेती हैं और कोई भी उनको बेवकूफ बनाकर उन एरिया में बेचकर चला जाता है। आपको बता दूं, मैं इंडिया में आज 8 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर है जिनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अगले दिन उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी न खुद उनके पास है और ना ही सरकार के पास है। आपको सेक्स वर्कर की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इनके लिए कोई पावरफुल लॉ हमारी गवर्नमेंट को लाना चाहिए या फिर नहीं। हम ऐसी और भी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ सत्योदय मीडिया पर बने रहिए।